हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकार्ड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूरोपियन कंपनी के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने भारत में आकर अपना व्यापार करना शुरू किया था। आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत हम लास्ट वीडियो से कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले कवर किया था उत्तरकालीन मुगल सम्राट के बारे में। जब मुगल सम्राटों का पतन शुरू हुआ उससे ही आधुनिक भारत की शुरुआत हुई, लेकिन 1498 ईस्वी से यूरोप की व्यापारिक कंपनियों ने भारत में आना शुरू किया और यहाँ पर आकर बिजनेस अपना शुरू किया, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आते हैं, वहाँ से पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। उसके बाद हमने डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा था, जो 1602 ईस्वी में भारत में अपना बिजनेस स्टार्ट करती है। डच लोग कहाँ के होते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की होती है, नीदरलैंड की होती है। अब हम आगे पढ़ते हैं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो डचों के बारे में हमने पढ़ा था। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी और दूसरी कोठी उन्होंने पुलिकट में स्थापित की थी। ये दोनों आंध्र प्रदेश के तट पर मिलती है। कोठी का मतलब होता है उन्होंने अपना हेडक्वार्टर, उनका मेन सेंटर उन्होंने मसूलीपट्टनम और पुलिकट को बनाया था, जबकि पुर्तगालियों ने कालीकट को अपना हब, अपना हेडक्वार्टर बनाया था। तो डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे थे, उद्योग में काम करने के लिए वेतनभोगी रखे थे। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी में हुआ था, जब अंग्रेजों और डचों के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था वेदरा युद्ध। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, वेदरा युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था, अंग्रेजों और डचों के बीच में। डच मतलब नीदरलैंड। कब हुआ था, 1759 ईस्वी में, जिसमें डचों का पतन हो जाता है और डच लोग बाहर से निकल जाते हैं। तो कुल मिला के किसका राज रहता है, अंग्रेजों का। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। यानी कि 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी होती है एलिजाबेथ प्रथम, जिसने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया। कब दिया, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। तो शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर था थॉमस स्मिथ। तो याद रखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन होता है, थॉमस स्मिथ, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज होता है कैप्टन हॉकिंस, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में जाता है। किस लिए जाता है, ताकि वो परमिशन ले सके मुगल का जो एरिया था, मुगल का जहां तक प्रशासन था, वहां पर वे अपना व्यापार कर सके। भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज था रेड ड्रैगन। तो भारत में जो अंग्रेजी जहाज भारत के अंदर व्यापार करने के लिए आया था, उसका नाम रेड ड्रैगन था। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्री तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। मसूलीपट्टनम में कब, 1611 ईस्वी में। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी करके अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी थी। तो जहांगीर ने अपने राज्य में, अपने प्रशासन में अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने का अधिकार दिया था। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली थी, मसूलीपट्टनम में। कब खोली थी, 1611 ईस्वी में। जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। तो इंडिया है, इंडिया के पश्चिम में सूरत कहाँ पर है, गुजरात में। वहाँ पर उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी, अपना व्यापारिक सेंटर बनाया था। और पूर्वी तट पर कहाँ पर, मसूलीपट्टनम में, जो कहाँ पर पड़ता है, आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर उन्होंने अपना व्यापार करना शुरू किया था। तो ये दो सेंटर दोनों तरफ इंडिया के अंग्रेजों ने खोले थे। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स वन ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। रो फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। रो जहांगीर और खुर्रम शाहजहां से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल भी रहा। तो 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम होते हैं, जो सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर, अपना एम्बेसडर बनाकर
एक मीडिएटर बनाकर सम्राट जहांगीर के पास भेजते हैं ताकि वो अपना व्यापार आसानी से वहां कर सके। तो समय समय पर वे अपने किसी न किसी बंदे को, राजदूत को मुगल सम्राट के दरबार में भेजते रहते थे, जहां उनको परमिशन लेनी पड़ती थी। तो तब तक वे भारत पर खुले रूप से शासन नहीं कर पाए थे। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के एक बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। गोलकुंडा कहां पर है? हैदराबाद। तो हैदराबाद को उस टाइम पे गोलकुंडा बोला जाता था। तो गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को गोलकुंडा में व्यापार करने का आज़ादी दी थी। किस बेस पर? 500 पैगोडा वार्षिक कर उनको गोलकुंडा के सुल्तान को देना होगा। कब? 1632 ईस्वी में। एक प्रकार से बोल सकते हैं कि अंग्रेज जो है पहले किराए पर ही व्यापार करते थे। 1605 ईस्वी में अंग्रेज थे फ्रांसीसी डे, जिसने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास किराए पर लिया और वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम रखा गया फोर्ट सेंट जॉर्ज, और यहीं से फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। अंग्रेजों का हेडक्वार्टर बना। कहां पर? कोरोमंडल तट पर। कोरोमंडल कहां पर पड़ता है? कोरोमंडल पड़ता तमिलनाडु को। तो तमिलनाडु का जो तटीय है, तमिलनाडु का जो तट था उसको कोरोमंडल बोला जाता था। आंध्र प्रदेश के तट को आंध्र प्रदेश बोला जाता था। उड़ीसा के तट को उत्कल तट बोला जाता था। केरला को मालाबार तट बोला जाता था। महाराष्ट्र के तट को कोंकण तट बोला जाता था और कर्नाटका के तट को कन्नड़ तट बोला जाता था। तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा और ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हो जाता है। पुर्तगाल और ब्रिटेन में संबंध हो जाते हैं। कब? 1661 में। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को मुंबई प्रदान किया था। शादी किन किन के बीच में होती है? पुर्तगालियों और ब्रिटेन के बीच में। पुर्तगाल की राजकुमारी होती है कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा, ब्रिटेन के राजकुमार होते हैं चार्ल्स द्वितीय। दोनों की शादी होती है और दहेज में किसको दिया जाता है? भारत के मुंबई को। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया को दे दिया था, क्योंकि चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दहेज में मिलता है। तो अंग्रेजों की कंपनियों को वो 10 पाउंड वार्षिक किराए पर मुंबई को दे देता है। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर मुंबई को बनाया। तो पहले सूरत उनका मेन व्यापारिक सेंटर रहता है, लेकिन जब उनको मुंबई किराए पर मिल जाता है तब वे मुंबई को अपना मेन हब मुख्यालय बना लेते हैं। गैरोल्ड ओंगियर 1669 ईस्वी से लेकर 1677 ईस्वी तक सूरत के प्रेसिडेंट रहते हैं और बम्बई के गवर्नर रहते हैं। उसने बम्बई शहर की स्थापना की थी। तो बम्बई शहर की स्थापना किसने की थी? गैरोल्ड ओंगियर ने। बंगाल के शासक होते शाह शुजा, जिसने सबसे पहले 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की प्रदान अनुमति दी थी। इस अनुमति को निशान कहा जाता था। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव, जिनके नाम रहते हैं सूता, नूती, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। किसका निर्माण कराया था? फोर्ट विलियम्स का। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कलकत्ता नगर कहलाया। तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम का निर्माण कौन करता है? चार्ल्स आयर। कालांतर में यही कलकत्ता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चार्निक ने रखी थी। भारत ने फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की थी। हमें पता है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में भारत पर आई थी। उन्होंने 1668 ईस्वी में सूरत को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया था और किसके द्वारा बनाया गया था? फ्रैंको कैरो के द्वारा। तो इस प्रकार से फ्रांसीसियों का भी भारत पर आगमन शुरू हो जाता है। अब तक हम पढ़ चुके हैं पुर्तगालियों के बारे में, अंग्रेजों के बारे में और डच के बारे में, जिन्होंने अभी तक भारत में आकर अपना कहां पर व्यापारिक केंद्र शुरू किया। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी की कंपनी होती है, जिसके निर्देशक रहते हैं फ्रैंकविस मार्टिन। उसने बालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोधी से पुंडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया था। पुंडुचेरी जो भारत की केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। नेक्स्ट है प्रथम कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक के 3 युद्ध लड़े जाते हैं। तीनों युद्ध जो है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में होते हैं। तो दोनों अपने व्यापार को विस्तार करने के लिए एक दूसरे से युद्ध करते हैं, जिनको कर्नाटक का युद्ध बोला जाता है। तो पहला कर्नाटक का युद्ध होता है 1740 से लेकर 1748 ईस्वी तक, और यह किससे प्रभावित था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में हुई
एलप्पा सापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो जाता है। उसके बाद कर्नाटक का द्वितीय युद्ध होता है 1749 से लेकर 1754 ईस्वी तक। लगभग 5 साल यह युद्ध लड़ा जाता है और इस युद्ध में गवर्नर, फ्रांस की तरफ से गवर्नर होते हैं डुप्ले, जिसकी हार हो जाती है और उसे वापस फ्रांस में बुला लिया जाता है और उसकी जगह पर गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बना दिया जाता है। पांडिचेरी की संधि इस युद्ध के बाद होती है, जो कब होती है 1755 ईस्वी में। तो पांडिचेरी की संधि कब होती है? कर्नाटक के दूसरे युद्ध में, जो फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में लड़ा जाता है। तो सबसे ज्यादा ताकतवर उस समय पर फ्रांस और अंग्रेजी थे, जो आपस में अपने वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़ते हैं। फिर होता है कर्नाटक का तीसरा युद्ध, कब होता है 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक। 1756 में शुरू हुए इस सप्तवर्षीय युद्ध को, यानी 7 वर्ष तक यह युद्ध चलता है, इसका एक अंश होता है। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हो जाता है। तो तीसरे युद्ध में फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में पेरिस की संधि होती है। पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी होती है, उसको लेकर संधि होती है, जिसमें फ्रांस की हार हो जाती है और उसको कुछ ना कुछ अंग्रेजों को देना पड़ता है, जिसको पेरिस की संधि के नाम से जाना जाता है। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडी यास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया था। तो 3 युद्ध वे कर्नाटक में आपस में लड़ते हैं और चौथा युद्ध उनके बीच में होता है वांडी वास की लड़ाई में। और वांडी वास कहाँ पर है? वांडी वास है तमिलनाडु में। तो वे तमिलनाडु में भी जाकर लड़ते हैं, जिसमें फ्रांसीसियों की बुरी तरह हार होती है और अंग्रेजों का नेतृत्व कौन करते हैं? आयरकुट। नेक्स्ट है 1761 ईस्वी में अन्य ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया था। 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया था। पेरिस की संधि जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में होती है, वे सब जीते हुए सभी प्रदेशों को फ्रांसीसियों को वापस लौटा देते हैं। किसको छोड़कर? चंद्रनगर को छोड़कर। 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे और ये जो प्रदेश वापस लौटाए है 1749 ईस्वी तक, ये सभी प्रदेश फ्रांसीसियों के कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहते हैं, यानी कि 1947 ईस्वी तक ये जो प्रदेश लौटाया चंद्रनगर को छोड़कर, ये 47 ईस्वी तक ये फ्रांसीसियों के कब्जे में रहते हैं। तो दोस्तों ये था यूरोपियन कंपनियों के बारे में, जिन्होंने भारत में आकर व्यापार शुरू किया, युद्ध लड़े, यहाँ पर अपने व्यापारिक केंद्र खोले। अब हम पढ़ लेते हैं बंगाल के बारे में। बंगाल में किस तरह से अंग्रेजों ने अधिकार किया था उसके बारे में अब हम देख लेते हैं। मुगल सम्राट के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सबसे अधिक संपन्न राज्य था। मुगल का जो साम्राज्य था उसमें सबसे अधिक संपन्न राज्य था बंगाल। मुर्शिद कुली खान स्वतंत्र शासक थे, यानी मुर्शिद कुली खान बंगाल के पहले प्रथम स्वतंत्र शासक थे, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व देते थे, उनको कर देते थे। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी। बंगाल की पहली राजधानी थी ढाका, फिर उसको कहां पर स्थानांतरित किया था? मुर्शिदाबाद। कब की बात है? ये 1700 ईस्वी की बात है। मुर्शिद कुली अली खान ने इजारी प्रथा की शुरुआत की थी और किसानों के जो तकाबी ऋण थे, खेती करने के लिए जो ऋण लेते थे, वे प्रदान किए थे। किसने? मुर्शिद कुली खान ने। और इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद शुजाउद्दीन होता है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यहाँ पर बंगाल के नवाबों के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम बंगाल के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए इसके बारे में देख लेते हैं। इनके पहले जो सम्राट, पहले जो शासक होते हैं मुर्शिद कुली खान होते हैं, जो बंगाल की स्थापना करते हैं। कब से कब तक? 1713 से 1727 ईस्वी तक। डेट यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सीक्वेंस वाइज आप बंगाल के नवाब को याद रख सकते हैं। ये भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार हम इनको देख लेते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं शुजाउद्दीन, 1727 से लेकर 1739 ईस्वी तक। सरफराज खान 1739 से लेकर 1740 ईस्वी तक। अलीवर्दी खान 1740 से लेकर 1756 ईस्वी तक। फिर आते हैं सिराजुद्दौला 1756 से लेकर 1757 ईस्वी तक। सिराजुद्दौला के समय पर ही प्लासी की लड़ाई लड़ी जाती है, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। उसकी जगह पर मीर जाफर, जो कि सिराजुद्दौला के सेनापति होते हैं, सिराजुद्दौला को प्लासी की लड़ाई में धोखा देते हैं। इसलिए सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेज जो है मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देते हैं और वह शासन करते हैं 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक। फिर उसकी जगह पर मीर कासिम, जो मीर जाफर के दामाद होते हैं,
वे बंगाल के नवाब बनते हैं 1763 से लेकर 1765 ईस्वी तक। उसके बाद निजामुद्दौला 1765 से लेकर 1766 ईस्वी तक, फिर सैफुद्दौला 1766 से लेकर 1770 ईस्वी तक, फिर मुबारक उद्दौला जो कि 1770 से लेकर 1775 ईस्वी तक बंगाल के नवाब रहते हैं। तो बंगाल के शासक अपने आप को क्या बोलते थे? बंगाल के नवाब। और हैदराबाद के शासक क्या बोलते थे? हैदराबाद के निजाम। आगे देखते हैं 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में, गिरिया कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। तो 1740 ईस्वी के गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खान बंगाल के नवाब बन जाते हैं। अलीवर्दी खान, इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया था। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन जाता है कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। इसके उत्तराधिकारी बनते हैं इसके दामाद सिराजुद्दौला। 20 जून 1756 ईस्वी को कालकोठरी की त्रासदी, जिसको ब्लैक होल ट्रेजेडी बोला जाता है, यह घटना घटती है। क्या होता है इस घटना में? इस घटना के रचयिता जेड हालवेल होते हैं, जिनके अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी काल कोठरी में बंद कर दिया था और अगले दिन सुबह 146 में से केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा बच सके थे। तो इस कारण ही प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है 1757 ईस्वी में। किन किन के बीच में? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में। तो 1757 ईस्वी में अंग्रेजों के सेनापति होते हैं रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब होते हैं सिराजुद्दौला, जिनके बीच में प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण, किसके कारण? मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण इस युद्ध में हार जाते हैं और अंग्रेज जो है मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देते हैं। प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रहती है और मीर मदान लड़ते हुए मारा जाता है। प्लासी भागीरथी नदी के किनारे पर होता है। प्लासी का युद्ध कहां पर होता है? भागीरथी नदी के किनारे पर। क्लाई के हाथों की, रॉबर्ट क्लाई के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया था। तो मीर जाफर जो कि प्लासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब के साथ धोखा करते हैं, उसको 1760 ईस्वी में अंग्रेज हटा देते हैं और उसकी जगह पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देते हैं। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। तो हमने पहले पढ़ा था मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद बनाई थी और मीर कासिम जो है मुर्शिदाबाद से राजधानी को कहां पर लेकर जाते हैं? मुंगेर में। और ये सब कहां पर रहता है? बंगाल में ही। फिर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है। बक्सर के युद्ध में एक तरफ अंग्रेज होते हैं और दूसरी तरफ होते हैं मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। याद रखिए, मीर कासिम जो कि बंगाल के नवाब होते हैं, अवध जो कि बिहार में है उसके उस समय पर नवाब होते हैं सुजाउद्दौला। सिराजुद्दौला अलग थे जो प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ लड़ते हैं। बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब का नाम सुजाउद्दौला होता है और उनके साथ रहते हैं मुगल के सम्राट शाह आलम द्वितीय। ये तीनों मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं और इस युद्ध में भी अंग्रेज जीत जाते हैं। और इस युद्ध में अंग्रेज के सेनापति होते हैं हेक्टर मुनरो। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो है जिसमें हमने भारत के आधुनिक इतिहास को और आगे बढ़ाया है। बंगाल के बारे में हमने आज की वीडियो में पढ़ा, जिसमें इंपॉर्टेंट है प्लासी की लड़ाई और बक्सर का युद्ध। और इसके अलावा जो भी शासक, जो भी बंगाल के नवाब रहे हैं, उनको एक बार रिवाइज करिए ताकि आपको और अच्छे से याद हो सके। तो ये आज की वीडियो है, इसको यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत के आधुनिक युग को और आगे लेकर चलेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो का रिवीजन करें और इससे पहले हमने जो वीडियो कवर किया है उसका भी रिवीजन करें। तो थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।